साल 1913, जगह न्यूयॉर्क। 6वीं क्लास में पढ़ने वाले 14 साल के एक लड़के ने अपने स्कूल टीचर पर हमला कर दिया। स्कूल से निकाला गया तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर गली के गुंडों के साथ घूमने लगा। परिवार इटली के नेपल्स से आकर न्यूयॉर्क में बसा था। नेवी यार्ड के बगल की झुग्गियों में रहता था, जहां खूब सारे स्ट्रीट गैंग्स थे जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन दूसरे गैंग वालों ने इस लड़के पर हमला कर दिया। गाल पर चाकू के 3 वार किए, जिससे चेहरे पर निशान पड़ गया। इस निशान ने लड़के को नया नाम दिया जो आगे चलकर अपराध की दुनिया में लड़के की पहचान बना, स्कार फेस। 1920 में अमेरिका में शराब को प्रतिबंधित कर दिया गया। कहा गया इससे परिवार बर्बाद हो रहे, बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा। शराब का उत्पादन और सप्लाई जरूर बंद हुआ था, लेकिन डिमांड तो थी ही। डिमांड थी इसलिए शुरू हुई काला बाजारी, स्मगलिंग। ढेर सारे शराब माफिया उभरे और इन्हीं में से एक था अल्फोंस अल कैपोन और स्कारफेस, जो 1920 तक आते आते शिकागो के कुख्यात टोरियो गैंग को ज्वाइन कर चुका था। अल कैपोन अपराध की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ता रहा और 26 साल का होते होते ये लड़का अमेरिका की सबसे बड़ी और ताकतवर क्राइम गैंग को ऑपरेट करने लगा था। ये गैंग हर तरह के अपराध में शामिल रहते, जैसे अवैध शराब, नशीले पदार्थों की तस्करी, मर्डर, डकैती, जुआ, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह। अपराध की दुनिया में अल कैपोन की हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक साल में उसकी कमाई 140 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई थी। और इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि काले धंधे से होने वाली सारी कमाई अल कैपोन इन्वेस्ट कर देता था। सारा काला धन सफेद कर लेता था। अब आप पूछ सकते हैं कि हम आपको अल कैपोन की कहानी क्यों सुना रहे हैं। दरअसल ये कहानी अमेरिका के अल कैपोन की नहीं है, ये कहानी है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की। ये कहानी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से जुड़ी है। ये कहानी है भारत के उस कानून की जो पैसों से जुड़े एक अपराध को रोकने के लिए लाया गया, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के गले की फांस बन गया। कई अधिकारी, मंत्री, विधायक, सांसद जेल में हैं और सालों साल जमानत तक नहीं करवा पा रहे हैं। ये कहानी है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की, जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए 2002 में लाई गई थी। पिछले कुछ सालों में इस कानून का जिक्र हमने खूब सुना है, चाहे मामला सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल का हो या फिर हेमंत सोरेन, कार्ति चिदम्बरम, छगन भुजबल, नवाब मलिक जैसे नेताओं का। एक लंबी लिस्ट है जिनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत कार्रवाई हो रही है। इस कानून के तहत जल्दी जमानत भी नहीं मिलती, ईडी को सीधे गिरफ्तारी का अधिकार भी मिल जाता है। यही वजह है कि अक्सर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इस कानून के तमाम प्रावधानों को लेकर बहस होती रहती है। कभी पीएमएलए के आर्टिकल 45 पर सवाल उठते हैं तो कभी 19 पर। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना समझा जाए कि क्या है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। पीएमएलए समझने के लिए हमें सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है पैसे की सफाई, काले धन को सफेद कर देना, गलत तरीके से कमाए अवैध पैसे को वैध बना लेना। वैसे तो ये प्राचीन काल से होता आ रहा है, लेकिन अल कैपोन के जरिए दुनिया को मनी लॉन्ड्रिंग शब्द मिला। अल कैपोन अवैध तरीके से कमाए पैसे को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर इन्वेस्ट कर देता। शुरुआत में उसने कैश में लॉन्ड्रीज खरीदने शुरू किए। इससे 2 फायदे होते। लॉन्ड्री के बिजनेस में कैश फ्लो ट्रैक नहीं हो पाता, काली कमाई सफेद हो जाती, और दूसरा इससे वैध कमाई भी होती जो क्रिमिनल एक्टिविटीज को ढकने का काम करती। बाद में अल कैपोन ने रेस्टोरेंट, नाइट क्लब वगैरह में भी अपनी काली कमाई खपाई। यहीं से काली कमाई को सफेद करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग शब्द इस्तेमाल में आया। अब आते हैं पीएमएलए पर। साल 1989 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाया गया, जिसका काम मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अलग अलग देशों के बीच समन्वय स्थापित करने का था, ताकि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के उभार को रोका जा सके। आतंकी गतिविधियों के लिए जो फंडिंग हो रही थी उस पर लगाम लगाई जा सके। भारत इसका सदस्य था और इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध भी। 1998 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भी सदस्य देशों से मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान किया गया। पहली बार अगस्त 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिल 1998 लेकर लोकसभा में आई।
ये बिल मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित एक्टिविटीज रोकने, अपराध से हुई आय को जब्त करने और इसकी जांच के लिए एजेंसी के सेटअप से जुड़ा था। विपक्ष ने इसका विरोध किया। मुलायम सिंह यादव ने चेताया कि इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि सरकारें इसका दुरुपयोग नहीं करेंगी। बाद में इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया विपक्ष के विरोध को देखते हुए। अक्टूबर 1999 में सरकार प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिल 1999 लेकर आई। फरवरी 1999 में लोकसभा और जुलाई 2002 में ये बिल राज्यसभा से पास हुआ। इस तरह से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पास तो हो गया, लेकिन ये लागू हुआ 2005 में, जब केंद्र में यूपीए की सरकार बनी। अब सवाल ये कि पीएमएलए को लेकर विवाद क्या है? विवाद के जड़ में है इसकी शक्तियां। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पीएमएलए एक अल्टरनेटिव क्रिमिनल लॉ सिस्टम है। कहने का मतलब ये कि पीएमएलए के तहत होने वाली कार्यवाही, कानूनी प्रक्रिया बाकी अपराध की कानूनी प्रक्रिया से अलग है। ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी के अंतर्गत नहीं आती। पीएमएलए के तहत कार्रवाई करने वाली केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी है, जिसे पुलिस नहीं माना जाता है। इसलिए तलाशी, जब्ती, संपत्ति कुर्क करने और गिरफ्तारियों के लिए ईडी को सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन नहीं करना पड़ता। यानी किसी मामले में तलाशी, गिरफ्तारी, कुर्की, संपत्ति जब्त करने के लिए जो कानून अन्य मामलों में लागू होते हैं, वो पीएमएलए के तहत दर्ज मामलों में लागू नहीं होते। चूंकि ईडी पुलिस नहीं है, इसलिए ईडी को दिए आरोपियों के बयान कोर्ट में मान्य होते हैं। बाकी मामलों में मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयान ही मान्य होता है। पीएमएलए के तहत मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट होती है। इसी तरह से जैसे बाकी सारे मामलों में एफआईआर दर्ज होती है, पीएमएलए के मामले में ईडी ईसीआईआर यानी इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करती है। इसे एफआईआर के बराबर मानने और संबंधित व्यक्ति को देना अनिवार्य है या फिर नहीं, ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। इसके अलावा पीएमएलए का आर्टिकल 19 ईडी को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 19 के मुताबिक अगर ईडी के पास मौजूद सामग्री या विश्वास करने के लिए पर्याप्त है कि कोई व्यक्ति इस कानून के तहत दंडनीय किसी अपराध का दोषी है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी को ऐसे विश्वास का कारण लिखित रूप में दर्ज करना चाहिए। पीएमएलए के जिस आर्टिकल पर सबसे ज्यादा विवाद है वो है आर्टिकल 45 यानी आर्टिकल 45। ये आर्टिकल बताता है कि पीएमएलए के किसी आरोपी को जमानत कब मिलेगी। आर्टिकल 45 में आरोपी को जमानत के लिए 2 शर्त पूरा करना जरूरी है। पहला, पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील को इसका विरोध करने का अवसर मिलना चाहिए। जब तक सरकारी वकील को विरोध का अवसर नहीं मिलेगा, जमानत नहीं मिल सकती। दूसरा, सरकारी वकील के विरोध के बाद अदालत इस बात के लिए संतुष्ट हो जाए, इस बात को मानने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि आरोपी अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर बाहर रहने के दौरान अपराध किए जाने की संभावना नहीं है। यानी आरोपी को यह भरोसा दिलाना होगा कि वो निर्दोष है, उसने अपराध नहीं किया है, प्रथम दृष्टया ऐसा मानना है, और जमानत पर बाहर आने के बाद भी वो अपराध नहीं करेगा। जमानत की ये दूसरी शर्त न्याय के उस सिद्धांत के ठीक उलट है जिसमें यह कहा जाता है कि जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक आरोपी को निर्दोष माना जाए। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये हम कई तरह के अपराध में देखते हैं। जब तक पुलिस सारे सबूत जुटाकर ये साबित नहीं कर देती है कि आरोपी दोषी है, तब तक उसे निर्दोष माना जाता है। लेकिन पीएमएलए में इसका उल्टा हो जाता है। पीएमएलए में आरोपी की जिम्मेदारी होती है कि वो खुद को निर्दोष साबित करे, कोर्ट को ऐसा भरोसा दिलाए। जब तक कोर्ट को ऐसा विश्वास करने का पर्याप्त आधार नहीं मिल जाता, जमानत नहीं मिलती। जमानत की इन कड़ी शर्तों की वजह से ही कथित शराब घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी मनीष सिसोदिया 2 साल से जेल में है। मनी लॉन्ड्रिंग के ही दूसरे मामले में जेल में बंद सत्येंद्र जैन भी 2 साल से जमानत नहीं ले पा रहे हैं। इससे पहले छगन भुजबल भी 2 साल से ज्यादा समय तक जेल में रह चुके हैं। पीएमएलए के तमाम आरोपी बिना दोष सिद्ध किए लंबे समय तक जेल में रहे हैं। लंबी लिस्ट है। पीएमएलए के तहत ईडी के पास जो पावर है वो पुलिस, सीबीआई या अन्य एजेंसियों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि ईडी के इस्तेमाल पर अक्सर सवाल भी उठता रहता है। पीएमएलए को अत्यधिक पावर देने वाले प्रावधानों पर भी सवाल उठते हैं। सवाल पीएमएलए में होने वाले बदलावों पर भी उठते हैं। 2009 में आईपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश को भी पीएमएलए के शेड्यूल में जोड़ा गया। इससे ईडी को किसी ऐसे मामले में प्रवेश की अनुमति मिली जिसमें आपराधिक साजिश का आरोप हो, भले ही मुख्य मामला पीएमएलए के शेड्यूल में न आता हो। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
के मामले में यही हुआ। ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की क्योंकि जमीन कब्जा करने के एफआईआर में आपराधिक साजिश के आरोप थे। फिलहाल हेमंत सोरेन जेल में हैं। 2019 में केंद्र सरकार ने पीएमएलए में संशोधन कर ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में स्पेशल पावर दी। बीबीसी की खबर के मुताबिक नए बदलावों के बाद ईडी को यह अधिकार मिल गया कि वह इस कानून के तहत तलाशी ले सकती है, छापा मार सकती है और गिरफ्तारी भी कर सकती है। इससे पहले यह नियम था कि किसी दूसरी एजेंसी की ओर से दर्ज मामलों में पीएमएलए लागू होने पर ही ईडी जांच करती थी। 2019 में बदलाव कर ईडी को यह अधिकार दे दिया गया कि वो खुद ही मामला दर्ज कर गिरफ्तारी कर सकती है। इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही बताया था। इसके अलावा ईडी के तमाम प्रावधानों पर आपत्ति जताई जाती रही है। वर्तमान सरकार पर पीएमएलए कानून और ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगता रहता है। इन आरोपों को लेकर और पीएमएलए कानून को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए लोकमत हिंदी।